हेलो एवरीवन। मेरा नाम नाजिम अंसारी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी 6 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है यूजीसी के द्वारा, एनपी यूजीसी नेट जो संस्था है उसके द्वारा। तो आपने इस वाले एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये वाला जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा कंसेप्चुअल से हटकर फैक्चुअल की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जो अभी कुछ एग्ज़ाम हो रहे, आप 2024 और 2025 के जो एग्जाम उठाकर देखोगे तो आपको फैक्चुअल की ओर ज़्यादा अग्रसर होता दिखाई दे रहा है एग्जाम का पैटर्न। तो उसी उपलक्ष्य में लोगों को या बच्चों को जो तैयारी का स्वरूप अब किस प्रकार का रखना चाहिए। हालांकि अपन ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि एग्जाम्स हमेशा फैक्चुअल की ओर ही रहेंगे, क्योंकि एग्जाम कभी भी कंसेप्चुअल बेस भी हो सकते हैं। जैसे आप 2022 का एग्जाम पेपर अगर एनालिसिस करोगे तो थोड़ा फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों पैटर्न पे था, लेकिन 2023 का एग्जाम उठाओगे आप पॉलिटिकल साइंस का तो पूरी तरह आपको दिखेगा कि वो पूरा कंसेप्चुअल बेस पर था। तो एग्जाम पैटर्न या अपनी तैयारी को किस प्रकार करें वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एक स्टूडेंट्स के लिए, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरी स्ट्रीम से आते हैं। जैसे कोई बीकॉम करके अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो एमए करता है पॉलिटिकल साइंस से, या कोई एमएससी कर बीएससी करके या एमएससी करके पॉलिटिकल साइंस से दोबारा एमए करता है। वो व्यक्ति फ्लक्चुएट होकर दोबारा से अपनी राजनीति विज्ञान में या पॉलिटिकल साइंस में अपना मास्टर्स कंप्लीट करके नेट की पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करना चाहता है। तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा एनालिसिस कर लें। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखना हो तो कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि आपको उससे पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरफ जाता हुआ, या कब पेपर का पैटर्न फैक्चुअल होता है कब कंसेप्चुअल होता है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाती है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सिलेबस लें। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि सिलेबस, और दूसरी चीज़ आती है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, और तैयारी बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट की जानी चाहिए। क्योंकि अदर स्ट्रीम के व्यक्ति जो या बच्चे जो अदर स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना। कि जैसे आपने देखा होगा कि 10 यूनिट अलग अलग आती है इसमें। जैसे पहली यूनिट आप देखोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक विचारक देखने को मिलेंगे। उसमें आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और नागरिकता इसके बारे में पढ़ना होगा। और उसके बाद कुछ विचारधाराएं पढ़नी पड़ेगी, जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि विचारधारा का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्यों लाया गया है, या फर्स्ट यूनिट में जो विचारधारा क्यों डाली गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको विषय की समझ रखना इम्पोर्टेंट है, क्यों कि स्वतंत्रता या समानता किस प्रकार एक दूसरे से अलग होती है। राजनीति विज्ञान में किस चीज को आप स्वतंत्रता मानोगे, या क्या व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाए राज्य के द्वारा तो वो एक निरंकुशता में भी बदलने का या तानाशाही में बदलने का अ, एक अभाव सा या उसके विरुद्ध एक संशय पैदा हो सकता है। इसीलिए स्वतंत्रता या संविधान के द्वारा जो दी गई स्वतंत्रता है, आपने उसको देखा हुआ तो आपको स्वतंत्रता सीमित दी गई है। सभी व्यक्तियों को जो संविधान ने स्वतंत्रता दी है आर्टिकल 19 में, तो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता आपको सीमित दी गई है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति दोनों को स्वतंत्रता है, तो एक दूसरे के दोनों के व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता में हनन ना करे, उस सीमा तक उसको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आप स्वतंत्रता के कंसेप्ट को राजनीति विज्ञान में अलग अलग विचारकों के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जेएस मिल आपको स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक दिखाई देंगे। जैसा कि तो स्वतंत्रता जो जेएस मिल ने दी है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता दी है, आपने देखा होगा कि उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्लस कार्य की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने असीमित मात्रा में दी है कि किसी भी व्यक्ति को आप विचार और अभिव्यक्ति की पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो
कोई भी अगर व्यक्ति या स्टूडेंट्स जो अदर स्ट्रीम से आता है तो उसको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए उसको अपनी जो पढ़ाई का स्तर है वो स्टार्टिंग से रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो क्या करें कि अपनी या तो 11-12 की एनसीईआरटी से अपना बेस बनाना चालू कर दे, या फिर ग्रेजुएशन की किताबों को वो प्रेफर कर सकता है, और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबों को पढ़ना प्रारंभ करें। तो इसी कारण आप सब्जेक्ट से रूबरू हो पाएंगे कि आपने विचारधाराएं देखी यूनिट फर्स्ट में। आप यूनिट 2 में आएंगे तो आप देखोगे कि वेस्टर्न विचारक प्लेटो, अरस्तु, मेकियावेली, हॉब्स, लोक रूसो समझौतावादी विचारक है, तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे। आप यूनिट 3 में आओगे तो उसमें आपको राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक चिंतक देखने को मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी, अंबेडकर और वी.डी. सावरकर, कौटिल्य, मनु। तो ये सारी चीजें आप पूरी अगली यूनिट के तरफ अगर जाओगे तो 4th यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा ये कंपेरेटिव। 5th यूनिट में आप आओगे तो आपको 5th यूनिट में देखने को मिलेगा कि 5th यूनिट में आपको इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलेगा कि भारत के विदेशों से संबंध किस प्रकार के होते हैं। और उसके बाद अगली 6th यूनिट में आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन पॉलिसी भारत की किस प्रकार की है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि फॉरेन पॉलिसी जो भारत किसी भी देश की रहती है वो समय के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल आता है 1950 से लेकर 1962 तक, तो आपने देखा होगा उस समय की जो अपनी विदेश नीति थी वो किस प्रकार की थी, वो थी आपकी आदर्शवादी। लेकिन आगे चलकर आप देखोगे तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी का समय पीरियड आता है तो उसमें विदेश नीति यथार्थवादी स्वरूप ग्रहण कर लेती है, और वर्तमान की जो राज्य अपन विदेश नीति देखोगे वो किस प्रकार की, वो यथार्थवादी प्लस राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर है। तो इसी कारण आपको अलग अलग यूनिटों का अध्ययन बहुत गहराई से करने की या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। और आगे चलकर आप 7th यूनिट में या 8th यूनिट में आते हो तो आपको भारतीय संविधान और पढ़ने को मिलेगा, जिस प्रकार की संविधान जो देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान की समझ आपको के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, या संविधान क्यों बनाया गया है, इस प्रकार आपकी समझ को विकसित करने की जरूरत पड़ेगी आपको। और आप आगे चलकर आपको 9th और 10th यूनिट में आपको देखने को मिलेगा तो भारत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक यूनिट आती है 9th यूनिट, और सुशासन आपको 10 यूनिट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे करते करते आपकी कंप्लीट 10 यूनिट होती है, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो टोटल मिला के 200 नंबर का प्रश्न पत्र आपको पॉलिटिकल साइंस का देखने को मिलेगा। तो हालांकि अभी आप देखोगे तो नेट में राजनीति विज्ञान विषय या किसी भी विषय को लेकर नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं आई है, तो अभी आपको नेगेटिव मार्किंग से दूरी है, इसीलिए आपको 100 में से 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के अटेम्प्ट कर लेना बेहतर होगा। लेकिन आप 100 में से 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के कब अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें देखा जाता है। क्योंकि बच्चों के मैंने जहाँ तक देखा है तो बच्चे पढ़ते तो सब कुछ है, उनको सब्जेक्ट की नॉलेज भी होती है, लेकिन वो समय के अनुसार जैसे 2 घंटे जो एग्जाम में मिलते हैं तो 2 घंटे में अपने 100 क्वेश्चन को वो पूरा नहीं कर सकते। तो उसको आपको समय समझ हो गई है, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली, आपने 6 महीने तक अपने सब्जेक्ट के प्रति सारी चीजें कर चुके आप। तो आपको प्रैक्टिस सेट करने की या पीवाईक्यू को दोबारा से करने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि टाइप और एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर को सोल्व करना है। और इसी के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।